दोस्तों, बीजेपी की बंगाल में चौंकाने वाली जीत के बाद एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हो गया। सवाल यह है कि क्या मोदी और शाह ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है, एक ऐसा सिस्टम इजाद कर लिया है कि अब इनको हराना बहुत मुश्किल होगा। और क्या 2024 यानी 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में जब मोदी खुद बनारस में हारते हारते बचे और उनकी पार्टी बीजेपी अल्पमत में आ गई 400 के टारगेट से 240 पर, क्या उसी के बाद बैठकर एक प्लानिंग तैयार की गई चुनाव को लेकर, और उसी प्लानिंग के बाद ये खेल अपनी आंखों के सामने आप देख रहे हैं। और इसी प्लानिंग के चलते मोदी कोई चुनाव 2024 के बाद नहीं हारे, चाहे वो हरियाणा हो जहां पर कांग्रेस जीत के एकदम मुहाने पे खड़ी थी, या महाराष्ट्र हो जहां बुरी तरह बीजेपी हारी थी 4 महीने पहले लोकसभा में। महाराष्ट्र जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, बिहार जीत लिया, और बंगाल जैसी मुश्किल चुनौती को भी ध्वस्त कर दिया, 200 पार चले गए। अब बीजेपी के इस सीक्रेट प्लान पर पहली बार रोशनी डाल रहे हैं देश के पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ब्यूरोक्रेट यशवंत सिन्हा। और यशवंत सिन्हा का खुलासा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी के साथ बरसों काम किया, और एक समय नरेंद्र मोदी यशवंत सिन्हा से बहुत जूनियर थे, इसलिए उनका जो एक खुलासा है इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ पिछला, उसमें ये जो इनकी 63 सीट्स घट गई, उसके बाद बैठकर इन लोगों ने रणनीति बनाई। और उसी रणनीति का हिस्सा है कि ज्ञानेश कुमार जैसे व्यक्ति को लाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के बैठा दिया गया, जो कि जो ये कहेंगे उसका पालन करेगा इनके आदेश का। ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन इनके पॉकेट में है। अभी जो खुलासा है इस पर आगे विस्तार से आप सुनिएगा यशवंत सिन्हा से जो मेरी खास बातचीत है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस्टर सिन्हा ने कही। आज की तारीख में सीनियर मोस्ट आप कह सकते हैं वो पॉलिटिशियन है, शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे हों या फिर ममता बनर्जी हों, इवन राहुल गांधी हों, केजरीवाल हों, नीतीश बाबू, नवीन पटनायक, लालू यादव, स्टालिन, इवन चंद्रबाबू नायडू, जो भी गैर भाजपा नेता हैं, सब की सब सलाह मानते हैं, लोहा मानते हैं यशवंत सिन्हा से। और आज यशवंत सिन्हा ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देश, खासकर बंगाल चुनाव को जिस तरह से जीता गया है, उन्होंने कहा कि पूरे देश में जब चुनाव होता है तो 3 लाख पैरामिलिट्री लगती है, लेकिन सिर्फ बंगाल जैसे स्टेट में 2.5 लाख पैरामिलिट्री क्यों लगाई। ऐसी बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन एक मैसेज दिया है यशवंत सिन्हा ने। और उन्होंने कहा है कि देश जिस संकट से, पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, अगर विपक्ष, समूचा विपक्ष, राहुल गांधी हो, ममता हो, केजरीवाल हो, जितना भी विपक्ष है, अगर ये सड़कों पर नहीं आया तो सिन्हा साहब कहते हैं 2029 के बाद फिर कोई नहीं बचेगा। सुनिए, राहुल गांधी कहीं हैं, ममता बनर्जी किसी और रास्ते पे हैं, केजरीवाल आमने सामने खड़े हुए हैं। अगर इस तरह का मतभेद, मनभेद और बिखराव रहता है तो क्या मोदी एक एक करके सबको निपटा देंगे? जी हाँ, बिल्कुल, सबको निपटा चुके ना। केजरीवाल को निपटा चुके इस चुनाव में, उन्होंने, मैंने नाम लिया किन किन को निपटाया उन्होंने, तो निपटा ही देंगे सबको। और जैसा हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि उसके बाद मोदी को चुनाव में जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। कुछ भी आप कर लीजिए, वो चुनाव हारेगा ही नहीं। मैंने बहुत से उनसे सवाल किए। मैंने कहा कि क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो बहुत ही एक सॉलिड पोजीशन में, जैसे उनकी परफॉर्मेंस रही लोकसभा में 2 साल पहले, क्या अखिलेश यादव के लिए भी संकट है? क्योंकि साल भर बाद, बल्कि साल भर के अंदर चुनाव है उत्तर प्रदेश में। और मैंने ये भी पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी अभी अभी तोड़ी गई राज्यसभा में, सारे सीनियर लीडर्स एक झटके में जो है हाथ मार दिया बीजेपी ने, क्या पंजाब में जो चुनाव होने हैं साल भर के अंदर उत्तर प्रदेश के साथ, क्या वो भी बीजेपी जीत लेगी? वो पंजाब जहां बीजेपी का बेस नहीं है, वो बंगाल जहां बीजेपी के पास 2016 में सिर्फ 2 सीटें थी 294 के हाउस में, क्या मोदी और शाह बंगाल से लेकर
पंजाब और जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक हमला करने जा रहे हैं, और केरल में इस बार 3 सीटें लाए हैं कि अगली बार केरल भी प्लानिंग पर है। बहुत से ऐसे सवाल पूछे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे लगता है कि जब एक सीनियर पॉलिटिशियन हो, देश के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर, मतलब पिछले 55-60 वर्षों से सक्रिय राजनीति में, उससे पहले ब्यूरोक्रेट, यशवंत सिन्हा को जरूर सुनिए, क्योंकि उनके खुलासे जो हैं काफी परतें खोल रहे हैं। यशवंत जी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बंगाल को जीता, और बहुत ही अविश्वसनीय जीत मानी जा रही, क्योंकि कोई चांस नहीं थे, जिस तरह की वहाँ की पॉलिटिकल डेमोग्राफी है। अगर आप कागज पर रख के सारे चुनावी आंकड़े देखें, समीकरण देखें, तो बहुत मुश्किल है कि बीजेपी 130 तक भी पहुंच सकती थी, लेकिन बीजेपी 200 के पार चली गई। ये जो अचंभा हुआ है, क्या आपको लगता है कि मोदी और शाह ने एक ऐसा सिस्टम अब इजाद कर लिया है कि इनको हराना बड़ा मुश्किल होगा, विपक्ष अब इनको आसानी से हरा नहीं सकती? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इस चुनाव के बिग पिक्चर को हम लोग देखें तो हालांकि एक और जहां सारा अटेंशन बंगाल की तरफ था, बंगाल के चुनाव के नतीजों की तरफ था, वहीं दूसरी ओर चुनाव तमिलनाडु में भी हो रहा था, असम में भी हो रहा था, केरल में भी हो रहा था। और जो बिग पिक्चर इस चुनाव से इमर्ज करके आया है दीपक जी, वो ये आया है कि बिल्कुल जैसे टेलर मेड ढंग से काम किया जाता है, वैसे उन्होंने ममता को निपटा दिया बंगाल में, गौरव गोगोई को निपटा दिया असम में, वो खुद का चुनाव हार गए, ममता खुद का चुनाव हार गई। तमिलनाडु में जो थॉर्न इन द फ्लेश थे, स्टालिन मोदी के थॉर्न इन द फ्लेश थे, वो खुद का चुनाव हार गए। केवल केरलम, क्योंकि केरलम में बीजेपी की कोई खास उम्मीद नहीं थी, 3 सीट जीत गए, वही बहुत है उनके लिए, तो केरलम को छोड़ दिया जाए तो पुडुचेरी वो जीत गए, असम जीत गए, बंगाल जीत गए, और जिसको जिसको निपटाना चाहते थे इस चुनाव में, उसको उसको उन्होंने निपटा दिया। बंगाल का चुनाव जो था वो टोटली अनप्रेसिडेंटेड था, इस माने में कि किसी भी प्रकार ममता के हारने की गुंजाइश नहीं बनती थी, और इतनी बुरी तरह वो हारी, जिसको एकदम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली वैंक्विश्ड, कॉम्प्रिहेंसिवली उनको डिफीट किया। जो बीजेपी की पिछले चुनाव में संख्या थी, उसी के आसपास इस बार टीएमसी की संख्या आ गई जी। जो बीजेपी की संख्या इस बार आई है, वो लगभग टीएमसी की संख्या थी। ये कैसे उलट गया सब कुछ? तो इसलिए हमने बिहार के चुनाव में देखा कि बिहार का चुनाव भी बिल्कुल टेलर मेड था, कट टू साइज। कैसे? इस माने में कि वो जीत हो गई, नीतीश कुमार और बीजेपी की जेडीयू जीत गई, लेकिन जो रिजल्ट था वो ये था कि नीतीश अगर दाएं बाएं करते और कोशिश करते कि हम आरजेडी के साथ जाके हम सरकार बना लें, तो उसकी कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं बीजेपी ने। तो ये जो एक चुनाव मैनेजमेंट का नया सिस्टम शुरू हुआ इस देश में, जिसमें कि आप बिल्कुल टेलर मेड नतीजे जब चाहें जहां चाहें वहां प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमको बिहार में देखने को मिला, वही हमको देखने को मिला बंगाल में। और अब लोग ये कहते हैं कि भाई तो केरल में क्यों नहीं हुआ? केरल में इसलिए नहीं हुआ कि केरल में भाजपा जानती थी कि कितना भी प्रयास करे वो राज्य को, प्रदेश को जीत नहीं सकती है, लेकिन बंगाल में वो जीतेंगे तो दे विल कैरी इट इन द सेंस कि लोग इसको स्वीकार कर लेंगे, हाँ भाई चलो ममता एंटी इनकम्बेंसी। अब एंटी इनकम्बेंसी की जो बात होती है दीपक जी, तो एंटी इनकम्बेंसी असम में नहीं होता है, एंटी इनकम्बेंसी बिहार में नहीं होता है, एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में नहीं होता है, एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं होता है। जब विपक्षी पार्टियां हार जाती हैं तो कहा जाता है भाई एंटी इनकम्बेंसी था। जी जी, तो ये सारा खेल है। जी, क्या आपको लगता है पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल है? जैसे मिसाल के तौर पे जिस वक्त 27 लाख वोटर जो एलिजिबल थे, छोटी मोटी जिनकी दस्तावेजों की कमी थी,
उनका मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सब लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि भाई मताधिकार तो आपका फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं भाई, इनको एडजस्ट करिए, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करिए, और बिना 27 लाख लोगों के चुनाव में वोट डाल के ये इलेक्शन को सही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, अगर इस बार वोट नहीं दे पाए तो ये लोग अगली बार वोट दे सकते हैं, अगले चुनाव में वोट दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि चाहे वो अदालतें हो, इलेक्शन कमीशन हो, सरकारी अमला हो, कॉरपोरेट हो, मीडिया हो, मोदी और शाह ने सब कुछ धीरे धीरे मैनेज कर लिया है? देखिए, सब कुछ तो पहले से मैनेज किया हुआ था, और चुनाव आयोग जो था वो तो एक बीजेपी के दफ्तर के रूप में काम करता है, ये सारे लोग जानते हैं और बोलते भी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि भाई अच्छा चलो इस बार नहीं आप वोट डाल सकते हो तो अगली बार डाल लेना, इससे हास्यास्पद प्रजातंत्र के लिए और कोई बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया, और सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है तो भाई स्वीकार करो। तो जो आप मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, वो मैनेजमेंट जो टेलर में नतीजे लाने के लिए इन सबको मैनेज करना जरूरी है, और यही मैनेजमेंट अमित शाह और मोदी की खासियत है, और उसका एक्सप्लेनेशन तैयार रहता है पहले से। मीडिया मैनेज्ड है, गोदी हो गई है, तो इसलिए मीडिया जो है वो ढोल बजाने लगेगी नतीजा आने के बाद कि वाह क्या जीत हो गई। तो इसलिए आपने ठीक कहा कि आने वाले दिनों में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि अगर देश में इसी तरह चुनाव होंगे और जो संस्थाएं हैं प्रजातंत्र की रक्षा करने वाली, वो रक्षा करने के बदले भक्षक बन जाए, तो फिर इस देश में प्रजातंत्र का क्या मतलब रहेगा और चुनाव का क्या मतलब रहेगा। ये गंभीर सोचने वाला विषय है। जी, आपको क्या लगता है कि अगला चुनाव जो साल भर के अंदर होने वाला बड़ा चुनाव है, उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरह से 36-37 सीटें लोकसभा में जीती, और बहुत जबरदस्त प्रदर्शन अखिलेश यादव का रहा 2024 की लोकसभा में, और इस बार उनके जीत के चांसेस भी हैं। क्या अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव, अगर हम बंगाल के नतीजे देखें तो बहुत टफ है? बहुत टफ है, मैं मानता हूं कि बहुत टफ है, अनलेस ये लोग मोदी और शाह दिल्ली में बैठ के ये तय ना कर लें कि इस बार योगी आदित्यनाथ को निपटाना है चुनाव में। ओह, योगी को निपटाना है तब वो चुनाव इस तरह लड़ेंगे कि ले दे के अखिलेश, समाजवादी पार्टी कुछ आगे निकल जाए। लेकिन अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग ये रहेगी कि नहीं, हम किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश नहीं हार सकते हैं, तो फिर ये मैनेज कर लेंगे। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में इन्होंने मैनेज किया है, और बहुत आसान तरीका इन्होंने अपनाया था कि पोलिंग बूथ के बहुत दूर पहले उन्होंने अपने पुलिस को खड़ा कर दिया था, और पुलिस वाले जितने थे ऐसे लोग जिनका नाम यादव था या जिनका नाम कोई मुस्लिम नाम था, उसको दूर से ही लौटा देते थे कि जाओ, तुमको वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये हथकंडा उत्तर प्रदेश में उन्होंने आजमाने का कम कर लिया है, तो इसलिए उसको रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर एसआईआर वगैरह का नया जो सिस्टम आ गया है, उसमें तो जिसको चाहो काट दो, और फिर उसके बाद कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, कोई कहीं पर कोर्ट ऑफ अपील नहीं है। आप सोचिए ना, 27 लाख इन्होंने बंगाल में काटे, और उसके बाद जब कहीं एडजुडिकेशन में लोग गए तो वहां पर कितने लोगों का निपटारा हुआ? लेस देन 200। अब बाकी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगले चुनाव में वोट डाल लेना। क्या आपको लगता है कि पंजाब भी बहुत मुश्किल हो, क्योंकि पंजाब का चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ है, और वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी के अभी 7 सांसद तोड़ दिए हैं, और ज़्यादातर सांसद पंजाब से जुड़े हैं। तो ये जो आम आदमी पार्टी का ऑपरेशन हुआ है, ये भी क्या पंजाब के चुनाव को देखते हुए है? और क्या भगवंत मान की सरकार में अब कई विधायक तोड़े जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने किसी और
यूट्यूब में बात करते हुए कहा था कि इनका नेक्स्ट टारगेट जो है वो है पंजाब की सरकार। ये पंजाब की सरकार को गिरा देंगे, एमएलए को इधर से उधर करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, और पंजाब की सरकार गिर जाएगी तो वहां पर वो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, और राष्ट्रपति शासन में फिर विधानसभा का चुनाव कराएंगे, और वही तरीका होगा जो हमने बंगाल में देखा कि वो वहां पर भगवंत मान को निपटा देंगे, आपको निपटा देंगे, और आपको एक तरह से खत्म ही कर देंगे एज ए पॉलिटिकल पार्टी। जी सर, एक बड़ा सवाल और है, क्योंकि आप पिछले कई दशकों से वाजपेयी सरकार में आप वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री रहे, मोदी आपसे काफ़ी जूनियर हैं, और जितने भी नेता हैं ज़्यादातर इस वक्त सब आपसे जूनियर ही देश में। क्या आपको लगता है कि एक एक करके मोदी जी सबको निपटाते जा रहे हैं? शरद पवार, उनकी पार्टी तोड़ दी। उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी तोड़ी, उनको उनकी सरकार गिरा दी। उसके बाद नवीन पटनायक, वो भी आपके अच्छे मित्र थे बीजू जनता दल के, उनकी पार्टी एक तरह से तोड़ ही दी है, एक तरह से खत्म ही है वहां पर। और नवीन पटनायक का अब कोई बहुत ज़्यादा मतलब कहीं दिखते नहीं है वो। नीतीश कुमार को भी निपटा दिया है, और कल हमने देखा कि स्टैलिन और ममता बनर्जी, इनको भी निपटा दिया, और तेजस्वी और लालू को तो बिहार में निपटा चुके हैं। क्या एक एक करके सारे विपक्षी नेताओं को निपटाते चले जा रहे हैं मिस्टर मोदी? ये एक एजेंडा है? बिल्कुल साफ एजेंडा है, ये बिल्कुल साफ एजेंडा है कि जितने रीजनल सैट्रप्स हैं जो जी काफी प्रभाव रखते हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेश में, उनको निपटा दो। और कांग्रेस है तो इन लोगों को भरोसा है कि कांग्रेस हो तो निपट ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इनके जो जो चीज इनको चुभ रही थी, जो कांटा चुभ रहा था, वो था क्षेत्रीय दल। इस बार उन्होंने क्षेत्रीय दलों को निपटा दिया, और जो सबसे प्रमुख चेहरे थे विपक्ष के, उनको एक एक करके धाराशायी कर दिया। तो अब कांग्रेस एक तरह से देखें आप तो कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पर है, आमने सामने है 100 सीट लेकर लोकसभा में। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि जब तक कि कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो कांग्रेस की थिंकिंग में और कांग्रेस के संगठन में, कांग्रेस उन प्रदेशों में भी जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, वहां पर कोई खास कमाल करके दिखा सकेगी। मतलब आपको लग रहा है कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, या फिर उत्तराखंड है, या छत्तीसगढ़ है, जहाँ डायरेक्ट राजस्थान है, फाइट है, या हाँ, राजस्थान है हिमाचल जहाँ है। डायरेक्ट, हरियाणा है, या जहाँ डायरेक्ट फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वहां पर कांग्रेस अच्छा मतलब नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही है कांग्रेस का। अभी देखिए जो प्रभाव क्षेत्र रहा है वो साउथ में बचा है थोड़ा बहुत, लेकिन साउथ में भी अब केरल में वापिस आ गया यूडीएफ, जो कि सब लोग जी एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी को ये संतोष हो सकता है भाई केरल में एक सरकार हमारी बन गई। लेकिन इन सब छोटे छोटे प्रभाव क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह ये कहीं नहीं है देखने में। और ये मध्य प्रदेश से खेल शुरू हुआ। हमको याद है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे तो हमारी जितने लोगों से बात हो रही थी वो सब लोग बोल रहे थे कि इस बार बीजेपी निपट गई, इस बार कांग्रेस का शासन आएगा। और रिजल्ट ठीक उसको उल्टा आया, और किसी ने उस समय कोई खास हो हल्ला नहीं मचाया, चिंता नहीं हुई। जिस तरह आज हम आप बैठ के चिंता कर रहे हैं इसकी, जी उस तरह किसी ने चिंता उस समय नहीं की। तो ये धीरे धीरे करके इन्होंने उस पूरे फॉर्मूला को परफेक्ट कर लिया है, जी जो फॉर्मूला आने वाले दिनों में ये उन सारे प्रदेशों में लगाएंगे जहां पर चुनाव जीतना इनके लिए आवश्यक है। क्या और आपको उसमें लगता है? सारे हिंदी स्टेट्स आते जी, हैं। क्या आपको लगता है 2029 में जहां इतनी एंटी इनकम्बेंसी, इतना सत्ता विरोधी लहर मोदी के अगेंस्ट होगी, महंगाई, बेरोजगारी, फॉरेन पॉलिसी फेल है, उद्योग कारखाने कहीं कुछ दिखते नहीं बढ़ते हुए, हमारे आयात बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, निर्यात हमारे घटते जा रहे हैं,
स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा जनता का वो अभी भी सरकारी राशन पे चल रहा है। क्या आपको लगता है इन सब के बावजूद 2029 मोदी फिर जीत जाएंगे? क्योंकि उन्होंने एक इस तरह का सिस्टम बना लिया है कि 2024 के बाद मोदी कोई चुनाव ही नहीं आ रहे। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। और ये नया सिस्टम जो उन्होंने एसआईआर का शुरू किया है, उसको यूज करके ये कोई भी चुनाव कहीं भी जीत सकते हैं और जी। जिसको चाहे उसको निपटा सकते हैं। तो इसलिए जब तक कि इस देश में कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता है, केवल चुनाव के बल पर मोदी से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मोदी के पास, पहले लोग कहते थे कि भाई संगठन है, मैं भी बोलता था, उनके पास पैसे हैं बाकी पार्टियों की तुलना में कहीं ज्यादा। तो संगठन और पैसा, फिर पावर है, एजेंसियों को यूज मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन उन सबके ऊपर मुझे लगता है कि दो लोकसभा का जो चुनाव हुआ पिछला, उसमें ये जो इनकी 63 सीट्स घट गई, उसके बाद बैठकर इन लोगों ने रणनीति बनाई। और ओके। उसी रणनीति का हिस्सा है कि ज्ञानेश कुमार जैसे व्यक्ति को लाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के बैठा दिया गया, जो कि जो ये कहेंगे उसका पालन करेगा, इनके आदेश का। ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन के पॉकेट में है। सुप्रीम कोर्ट को जो भूमिका निभानी चाहिए वो निभाने में असमर्थ है, जो भी कारण हो। तो कोई इनका मुकाबला करने के लिए सामने बचा ही नहीं, कोई संस्था नहीं बची, कोई व्यक्ति नहीं बचा। और इसमें, इस परिस्थिति में क्या होगा? इस परिस्थिति में एक ही चीज काम करेगी कि जनता में इतना उबाल आ जाए। लेकिन अब जनता में उबाल कैसे आए? आज आपने विदेश नीति की बात की, भारत जो है वो अमेरिका का क्लाइंट स्टेट बना हुआ है ना। जी। ट्रंप ने हमको हेल होल कह दिया, नरक बोल दिया। तो यहाँ कोई प्रतिक्रिया हुई? हम लोग सब अपना डेली जीवन जीने में इतने व्यस्त हैं कि इन सब चीजों के बारे में हमको चिंता नहीं होती है। उसने बेड़ियों में जकड़कर हमारे लोगों को वापस भेजा, कोई प्रतिक्रिया भारत में नहीं हुई। तो कोई विदेश नीति कितनी भी बड़ी फेलियर ना क्यों ना हो जाए, आम जनता को आज के दिन फर्क नहीं पड़ रहा है। और क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि उन तक कोई ये सूचना पहुंच ही नहीं पा रही है। और क्यों सूचना क्यों नहीं पहुंच पा रही है? इसलिए नहीं पहुंच पा रही है कि मीडिया उसको दिखाएगा नहीं। मुझे याद है कि जब जी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन, कोई भी एडवर्स खबर छपती थी ना इन अखबारों में, तो तुरंत इंडिया के अखबारों में छप जाती थी। अब तो उन अखबारों में कुछ भी छप जाए, इंडिया का मीडिया उसको पिकअप नहीं करता है। जी। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है, ये तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि मोदी जी ने 2024 के बाद जब वो उनको झटका लगा, खुद बनारस में हार रहे थे मोदी जी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि बैठकर अमित शाह के साथ, सबके साथ बैठकर इन्होंने एक नया फॉर्मूला तैयार किया कि हमको कैसे इलेक्शन जीतना है। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्या भारत सरकार, क्योंकि आप भारत सरकार के विदेश मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, आप वित्त मंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर को सब कुछ पता रहता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या भारत की सरकार के पास इतनी ताकत होती है कि अगर कोई प्रधानमंत्री चाह जाए कि मुझे ये चुनाव जीतना है और वो प्रधानमंत्री बहुत बेशर्म हो, उसे कोई शर्म ना हो, तो क्या वो जीत जाएगा? इतनी ताकत है भारत सरकार में? हाँ, है। आपको बेशर्मी की हदों को पार करना पड़ेगा। और सरकार में बैठे जो पदाधिकारी हैं, उसमें अनेक ऐसे लोग हैं कि एक अच्छी पोस्टिंग, एक अपना प्रमोशन, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो वो करेंगे। आज के दिन वो मोदी और अमित शाह, और खास करके अमित शाह के जो आदेश हैं उनका पालन करेंगे। क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई हमारे भविष्य में तो अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, यही सरकार चलने वाली है, तो इससे लड़के क्या फायदा और मिलने वाला है हमको। तो इनकी जो आज्ञा होती है उसका पालन करो। तो ये ब्यूरोक्रेसी का रुख हो गया है। बाकी हमने देखा अब उसके बाद कि मीडिया का क्या रुख है, कोर्ट्स का क्या रुख है। तो सारा कुछ बदलाव एक ब एक सब कुछ हो गया।
इतना ओपनली मिसयूज हो रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज का। माने बंगाल का चुनाव चल रहा है और उसमें ईडी रेड्स हो रहे हैं, बताइए। ईडी रेड कहीं पर इन्होंने अपने खिलाफ करवाया, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ असम में। जी इनके हेलीकॉप्टर्स में, प्लेन्स में, प्राइवेट प्लेन्स में भर भर के पैसे गए, ऐसी सूचना है। कभी चेक हुआ? तो ये सब धांधली हो रही है, लेकिन लोग आंख बंद करके बैठे हैं, देख रहे हैं, बिकॉज जी। लोग भी असहाय महसूस कर रहे हैं अपने को। सिन्हा साहब, आपका जो तजुर्बा रहा है भाई, इतने साल से आप राजनीति में हैं, उससे पहले आप आईएएस ऑफिसर थे, तो सरकार भी जानते हैं, राजनीति भी जानते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी और शाह की कोई काट नहीं है इस वक्त, और जो चाहेंगे वो करेंगे? एक तरह से एक डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। और अगर इनकी कोई काट है तो वो क्या काट है? मतलब राहुल गांधी को अब क्या करना चाहिए, या विपक्ष को क्या करना चाहिए? इन नेताओं को मिलना चाहिए? इंडिया अलायंस जो है, इनके बीच में मतभेद नहीं होने चाहिए? इंडिया अलायंस का एक दफ्तर होना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए? मतलब क्या करना होगा विपक्ष को, और विपक्ष क्या नहीं कर रहा? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दीपक जी, विपक्ष से मैं बहुत ही निराश हूं। अब राहुल गांधी जाते हैं बंगाल, वहां पर जाकर किसको क्रिटिसाइज करते हैं? ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करते हैं। ये इंडिया गठबंधन है कहां? वो चला ही नहीं कभी। आप सोचिए, एक ऐसा संगठन नहीं तो राहुल जिसका गांधी को आपने, बंगाल में क्या करना चाहिए था? बंगाल में उसको ममता का समर्थन करना चाहिए था साफ तौर पर। इतने 293 294 सीट्स पर इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए, तो डिवीजन हो रहा था ना एंटी बीजेपी वोट्स का। और उसके जाके आप वहां पर एक दो सीट पाने के लिए ममता बनर्जी का और टीएमसी की शिकायत कर रहे हैं। तो इससे नहीं चलेगा। अगर ईमानदारी के साथ विपक्ष साथ आए, और मैं एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, साथ आने का मतलब ये नहीं कि सीटों का तालमेल बिठाइए आप, केवल साथ आने का मतलब कि आप आंदोलन का प्लान बनाइए, सड़कों पर उतरिए। राहुल गांधी जेल क्यों नहीं जाते हैं? राहुल गांधी मोर्चा क्यों नहीं खोलते हैं जिस पर लाठी चार्ज हो? क्यों नहीं करते हैं? आप बताइए। मैं एक आईएएस पदाधिकारी था, जैसा आप कह रहे हैं। मैं जब राजनीति में आया तो कई बार, अनगिनत बार मैं जेल गया, लाठी डंडे खाए। तो अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो इस तरह राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठकर और वहां से आप ट्वीट कर रहे हैं और स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा लगता है ना कि लकवा मार गया है। स्टेटमेंट जारी करने के अलावा, मीडिया में जाने के अलावा और कोई काम ही नहीं करते हैं ये लोग। जी। चलिए, नीतीश नीतीश कुमार और नवीन पटनायक तो चलिए बीमार हैं, लेकिन शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, इधर अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं। अब इन लोगों को क्या करना चाहिए? स्टालिन भी हैं, इन सबको क्या करना चाहिए? राहुल गांधी हैं। पहला काम इनको ये करना चाहिए कि इनको इकट्ठे आपस में बातचीत करके तुरंत एक सेंट्रल प्लेस में, जिसमें दिल्ली हो सकता है या कोई और प्लेस, वहां पर इनको अपनी मीटिंग करनी चाहिए। वहां पर इनको, अगर ये सीरियस हैं इंडिया गठबंधन के बारे में, तो इनको ये तय करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन का एक सचिवालय होगा जो दिल्ली में होगा, जहां पर कि वहां से सारा कुछ कोऑर्डिनेशन होगा। फिर इनको आंदोलन करने की एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि देश में आंदोलन कैसे हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों का मूड है। अगर कोई मतलब आप आगे कह रहे बढ़ हैं कि के, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी और विपक्ष सब एक हो रहा था, लेफ्ट पार्टी और आरएसएस, बीजेपी, सोशलिस्ट पार्टी, इस तरह का कुछ करना पड़ेगा, एकजुटता। एकजुटता तो करनी ही पड़ेगी, और वो इफेक्टिव एकजुटता करनी पड़ेगी। प्रोफॉर्मा एकजुटता करने से काम नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं जोर दे के इस बात को फिर कह रहा हूं कि इनको, इतने दिनों से इंडिया गठबंधन ने अपना सचिवालय क्यों नहीं बना, जहां से बैठ के सब लेकिन कोऑर्डिनेट हो। उसमें यशवंत जी ऐसा है, कभी कभी ममता बनर्जी भी कुछ बोल देती हैं, या जैसे मैंने केजरीवाल का देखा, जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है गुजरात में, वहां केजरीवाल पहुंच गए, कभी राजस्थान में कूद गए। तो क्या
आपस में भी बेटर तालमेल होना चाहिए, केजरीवाल को भी बिल्कुल कुछ सोचना चाहिए। नहीं, इन सबको सोचना चाहिए, ममता को भी सोचना चाहिए, और खास करके इस हार के बाद केजरीवाल को भी सोचना चाहिए, खास करके पार्टी टूटने के बाद, और इस खतरे जी के देखते हुए कि पंजाब की सरकार उनकी जा सकती है, और बाकी जितने नेता लोगों को निपटाया गया है इस चुनाव में, उन सबको मिल बैठ के, और मैं उम्मीद करता हूं सबसे ज्यादा कि ममता बनर्जी इसमें एक लीडिंग रोल प्ले करें और सबको इकट्ठा लाने की कोशिश करें। जी। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि एक सचिवालय होना चाहिए, इंडिया अलायंस जो है जिसकी अभी भी संख्या ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लोकसभा में, अ, एकजुट हो, अपना सचिवालय हो, अपना ऑफिस हो, मीटिंग्स हो, अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए फिर वैसे ही ढाक के तीन पात हो जाता है, राहुल गांधी कहीं हैं, ममता बनर्जी किसी और रास्ते पे हैं, केजरीवाल आमने सामने खड़े हुए हैं, अगर इस तरह का मतभेद, मनभेद और बिखराव रहता है, तो क्या मोदी एक एक करके सबको निपटा देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। सबको निपटा चुके ना, केजरीवाल को निपटा चुके। इस चुनाव में उन्होंने, मैंने नाम लिया किन किन को निपटाया उन्होंने, तो जी निपटा ही देंगे सबको। और जैसा हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि उसके बाद मोदी को चुनाव में जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, कुछ भी आप कर लीजिए, वो चुनाव हारेगा ही नहीं। और जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो सारी मीडिया लग जाएगी इस एक्सप्लेन करने में, हम सब डिस्कस करने में लग जाएंगे कि वो क्यों जीते, हम क्यों हारे। यही होता है हर चुनाव के बाद, फिर हम भूल जाते हैं, चलो आगे बढ़ो। इसको हम लोगों को टैकल करना पड़ेगा, और ये जो चलता है काइंड ऑफ एटीट्यूड है, इससे हम लोगों को छुटकारा पाना पड़ेगा। कांग्रेस इस देश की ओनली नेशनल पार्टी है, इसलिए उसके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारा क्या पोजीशन होगा। इसलिए राहुल गांधी को या खड़गे साहब को या किसी और को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हमारा नेतृत्व स्वीकार करो, तब हम गठबंधन में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये गलत अप्रोच होगा। आप इस देश में कलेक्टिव लीडरशिप का कॉन्सेप्ट भी चला है ना, जी। तो कलेक्टिव लीडरशिप में काम करो। मतलब आप मानते हैं क्राइसिस सिचुएशन है और इस क्राइसिस में सबको एक होना चाहिए? बिल्कुल। अगर इसके बाद भी लोग नहीं चेते तो आने वाले दिनों में मैं कोई भविष्य नहीं देख रहा हूं विपक्षी पार्टियों के लिए, भारत में चुनाव की स्वतंत्रता के लिए, और देश में प्रजातंत्र की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए। मतलब वन पार्टी सिस्टम हो सकता है अगर इसी तरह से चुनाव हो चलते गया, रहो, मोदी जी हो गया है ऑलरेडी। वन पार्टी सिस्टम है, वन लीडर वन पार्टी। वन नेशन। जी। तो ये यशवंत सिन्हा साहब थे, उनका कि क्राइसिस क्राइसिस का एक सिचुएशन है इस वक्त देश में, और जिस तरह से बंगाल जीता, स्वीप करते चले जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे, हरियाणा नहीं हारे जो उनके हाथ से निकला था, महाराष्ट्र बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे जीतने, क्योंकि लोकसभा में मुंह की खाई थी बीजेपी ने, लेकिन 4 महीने के बाद महाराष्ट्र जीता, 2/3 मेजोरिटी से जीता, दिल्ली जीत लिया, बिहार जीत लिया, बंगाल का किला भी फतेह कर लिया पहली बार। क्राइसिस सिचुएशन है, वन पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रही है बीजेपी, देश बढ़ रहा है। सिन्हा साहब का कहना है कि राहुल गांधी हो या फिर खड़गे साहब हो या ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, उद्धव हो, शरद पवार हो या उनकी बेटी हो, स्टालिन हो, सबको अपने गुरूर से बाहर निकलना होगा, अपने अहम से बाहर निकलना होगा, देश के बारे में सोचना होगा, वरना सब के सब निपटा दिए जाएंगे, सब के सब निपटा दिए जाएंगे। समय बहुत कम है, 2026 में बातचीत हो रही, 3 साल बाद खेल होने जा रहा है 2029 में, बहुत बड़ा। ये एक एक वार्निंग दी है इस देश के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन, जो एक आईएएस ऑफिसर थे, वाजपेयी के साथ काम किया, और मोदी उनके जूनियर थे, इसलिए मोदी के जहन को सबसे अच्छा रीड करते हैं, विदेश मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, और इनकी हर जगह इज्जत भी है। ये यशवंत सिन्हा साहब कह रहे थे। थैंक यू सिन्हा साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।